नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बीते दिनों हुए उस घटनाक्रम की जिसके चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जंतर मंतर के चल रहे आंदोलन को बहुत करीब से कवर किया। आपने इस आंदोलन को कैसे देखा? आखिरी बार इस तरह से देश में इतना बड़ा मूवमेंट कब खड़ा हुआ था और शिक्षा मंत्री को आखिरकार अपना इस्तीफा देना ही पड़ा? इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे? देखिए, जो ये नकल की बात को लेके, नीट की परीक्षाओं में नकल को लेके ये बात शुरू हुई। 2024 में नकल विरोधी एक कानून लाया गया। उस पर क्या हुआ, उसका कोई अमल हुआ कि नहीं हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की, आगे बात बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उसके बावजूद नीट की परीक्षा हो और चाहे अनगिनत 100 परीक्षाएं हो, राहुल गांधी ने तो कहा है 150 पेपर लीक हुए। तो पेपर तो ठीक है, वो पॉलिटिकल पर्सन है, वो 150 कह सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 50 से 60 पेपर इस टाइप के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, चाहे इसके हैं, चाहे नीट है, चाहे कुछ भी है, लीक हुए हैं। तो ये लीक क्यों हुए हैं? और इसके लिए ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, क्योंकि सेनाध्यक्ष के ही जुम्मे सब कुछ होता है। वो पर्चा नहीं बनाते हैं, न लीक में वो शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है, सेहरा भी तो उन्हीं जुम्मे जाता। तो जो इनके साथ हुआ ये सही हुआ, लेकिन जब तक सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, ये ठीक है सरकार ने 40-45 लोगों की नौकरियां खाली हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, कोचिंग से लेकर और जो आपकी एजेंसी है जो परीक्षा कराती है एनटीए, वहां तक लोग शामिल हैं। हर जगह पे एक आदमी बैठा है और सबसे अहम भूमिका कोचिंग संचालकों की होती है, क्योंकि पैसा लेके वो गारंटी देते हैं कि हम पास करा देंगे आपको। तो जब तक उस पर आप नकल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वहां से पैसा मिल रहा है। सबसे ज्यादा कोटा में है राजस्थान के, और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कोटा से ही आते हैं, ओम बिरला जी। तो कम से कम वहीं से शुरुआत कीजिए, ताकि इस तरह की नाकामियों का खामियाजा आपको न भुगतना पड़े, जो दिल्ली जैसी जगह हुआ है, और जहां प्रधानमंत्री तक का जो छवि बनाई गई थी, विज्ञापन का 83% हिस्सा प्रधानमंत्री की छवि सुधारने पर लगता है, उसको डेंट लगा है जबरदस्त तरीके से। विपक्ष ने 3 घंटे तक प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करके रखा। ये विपक्ष की आप मिस्टेक्स के रूप में देखते हैं या ये विपक्ष का बड़ा सा मास्टर स्ट्रोक था? ये भाजपा के लिए, जिनको ये लगता था कि हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, तो 2 घटनाएं हुई। गुजरात की जो लॉबी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री जी, इनको लगता था कि परिंदा पर ही नहीं मार सकता। 2 घटनाएं हुई। एक तो विपक्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास को घेराव कर दिया, जो आपने अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ये आप याद कीजिए, इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण जी ने, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके घर का घेराव किया था, और उसके बाद ये घेराव हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, इंटरनेशनल न्यूज है। और उधर जंतर मंतर में जिस तरह लानत मलानत की गई सरकार के सिस्टम की, वो अपने आप में आप उसको कह सकते हैं कि वो जेनजी थे, वो ऐसा थे, वो संस्कार नहीं था। यहां सवाल संस्कार का ही नहीं। अब हम कोई गाली दे रहे, हमको शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन वो जो लड़के हैं 20 साल को इसकी परवाह नहीं, उन्होंने नए नए शब्द चुन रखे। हम लोग कहते थे ना भाषा, तो वो कहते हैं लैंगी। तो ये सब बहुत बदल चुका है, और इसको अगर आप समझ नहीं पाए तो आपकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। और मेरा तो अपना ऑब्जर्वेशन कहता है कि दिसंबर तक आपको एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप चेत नहीं रहे, आप भी मुकदमे अंदर नए नए तरीके ला रहे हैं आप गिरफ्तार करने के, तो नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। और ये खबर अब खाली इंडिया में नहीं रह गई, इंटरनेशनल खबर। और मेरा अपने उन भाइयों से निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, जो खाली प्रेस विज्ञप्ति जो पीएमओ से आती है वो छापते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उससे बाज आए और आम आदमी की समस्याओं को उजागर करें। अगले 8 महीने में उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या इस तरह के इतने बड़े आंदोलन का असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है? जिस प्रकार से सपा और कांग्रेस ने एक साथ
दिल्ली की सड़कों पे और सदन में संग्राम किया, उससे क्या कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में मिलता दिखाई दे रहा है विपक्ष को? लेकिन कुछ न कुछ विपक्ष को इसका फायदा होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हिंदुत्व, सनातन बहुत दिन नहीं चलने वाला है। घटना से आप देखिए, जो जिंजी का आंदोलन हो रहा था, वहां जाति नहीं थी, वहां कौन सा लड़का गिरा है उससे जात नहीं, उसको पानी पिलाया जा रहा था। अगर वो मूर्छित है तो उसको उठाया जा रहा था। तो ये हवा सब कहीं फैल रही। और अगर सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा सोचती है कि हम चुनाव हिंदुत्व पर, सनातन पर फिर लड़ लेंगे, तो इतना आसान नहीं। अगर आपके पास उपलब्धियां हैं तो उसको लेके बाजार में आप आइए, और नहीं तो विपक्ष आपसे बढ़त हासिल कर लेगी, इस बात की पूरी संभावना है। बीजेपी पंजाब को लेकर कर्नाटक और झारखंड जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो ये महज एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, या फिर जो बाजी हाथ से निकलनी थी वो निकल जा चुकी है? अब बीजेपी चाहे जितना दूसरे राज्यों में ब्लेम करे पेपर लीक को लेकर, लेकिन मुख्य जो आरोप है वो सत्ताधारी दल पर ही लग चुका है पेपर लीक को लेकर। देखिए, वो राज्य सरकारें हैं, आप बड़े सरकार हैं, आप पूरा देश गवर्न कर रहे हैं, आरोप आपके ऊपर पहले लगे हैं, और अब आप मेरी कमीज उसकी कमीज से साफ है, इसके चक्कर में पड़े हैं। वो छोटे छोटे राज्य हैं, राज्यों में कोई अगर गलती हुई थी तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसको सुधारते, लेकिन जब आप स्वयं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार का ही एक अंग है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ, आप माने न माने, आप बड़े बड़े विज्ञापन छपवा देना अखबारों में, और यथार्थ में जीने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप सिर्फ ये कह के बच जाएंगे कि पंजाब में भी तो हुआ, कर्नाटक में भी तो हुआ, अरे हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी, जहां आपकी सरकार है डबल इंजन की, उसको भी कहिए। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों ने एक कार्यक्रम में कहा था कांग्रेस के और सपा के कार्यकाल में पेपर लीक होते थे। मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं, 80 पेपर लीक हुए इस पूरे पीरियड में। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार डबल इंजन की सरकार होगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री की छवि को जो माना जाता था कि उस पर कोई आरोप नहीं लग सकता है, और 12 सालों में कोई इस्तीफा मोदी के नेतृत्व की सरकार में नहीं हुआ था, ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से एक इस्तीफा सामने आया है, तो कितनी बड़ी डेंट आप उस छवि को मानते हैं, और आने वाले समय में कितनी अकाउंटेबिलिटी, कितनी जिम्मेदारी तय होगी नेताओं और शिक्षा मंत्रियों की? क्या आगे पेपर लीक नहीं होगा, ये महज कानून लाने से तय हो जाएगा, या फिर आगे भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हम लोगों को? देखिए, कानून तो तमाम चीजों के आए हैं, दहेज का कानून नहीं। कानून बनते हैं और अलमारी की किताबों में रख लिए जाते हैं। जब व्यक्तिगत जीवन में दहेज लेने की बात आती है ना, तो हम कहते थे हम तो नहीं जाते, और लड़के को मामा नहीं मानता है। तो इस तरह खाली कानून जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारी नीयत नहीं साफ होगी। अभी कल विपक्ष के लोग कह रहे थे लोकसभा में कि आपकी नीयत साफ नहीं, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, ये नीयत का है तो वो है अयोध्या में इतना बड़ा चोरी और डकैती जो कह लीजिए वो हुआ, ये नीयत ही ना, आपकी नीयत ही गंदी। जब नीयत साफ जब तक नहीं होगी, तब तक कानून बनाने से कानून सिर्फ अलमारियों की शोभा बढ़ाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। रही बात आपकी जो छवि, आपकी छवि बुरी तरह से धूमिल हुई। इस छवि को जो भी आपके पास पीरियड बचा है, बचाने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, और सिर्फ मन की बात नहीं, जन की बात को भी सुनिए, यही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।